हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि जो आरआरबी द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी और बहुत दिनों से नोटिफिकेशन आ रहा था, उसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो आपको मैं बेसिक जानकारियां दूंगा, इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं बताऊंगा, बेसिक जानकारी बताऊंगा कि कौन व्यक्ति भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, किसके लिए क्या मापदंड है। तो आइए जल्दी से देखते हैं। तो भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जो है उप निरीक्षक कार्यकारी के लिए भर्ती निकाली है। कांस्टेबल के लिए भी निकाली है और एसआई के लिए भी। मैं आपको यहाँ पे एसआई के लिए बताऊंगा, सीधी बात है ना। तो ये जो प्रारंभ आवेदन होगा वो 15 अप्रैल 2024 मतलब हो चुका है। ये प्रारंभ भरने शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि जो है 14 मई 2024 है। अगर कोई सुधार करना है तो 15 मई से 24 मई 2024 के बीच में आप सुधार कर सकते हैं। उप निरीक्षक कार्यकारिणी जो है ये 6 लेवल का 7th पे स्केल जो है, तो 6 लेवल का ही पे वो रहेगा, पद रहेगा। प्रारंभिक वेतन जो है 35,400 रहेगा। चिकित्सा मानक B1 लेवल का चिकित्सा मानक रहेगा। और आयु जो है 20 से 28 साल की है। ये एक्चुअली 25 साल होता है उप निरीक्षक के लिए, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है क्योंकि कोरोना के कारण 3 साल का महामारी में जो नहीं आवेदन आए थे उसके कारण 3 साल की छूट दी गई। कुल जो पद हैं 452 पद निकले हुए हैं। इसको जो है आप लोग ऑनलाइन भर सकते हैं और जो चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे वो वैकल्पिक रूप से नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी, पहली बात है ना। इसके बाद हम आपको देखते हैं जो है सीधे ले चलते हैं प्रक्रिया में, कैसे परीक्षाएं होगी। एक देख लेते हैं थोड़ा मेडिकल जो फिटनेस होगा। मेडिकल फिटनेस के मानक जो है B1 लेवल का होना चाहिए। डीबी के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल टेस्ट पास करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि वो पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने में चिकित्सीय रूप से फिट है। भारतीय रेलवे नियमावली में B1 श्रेणी का चिकित्सा जो है श्रेणी अर्हता प्राप्त होनी जरूरी है, जैसे चश्मा पहनने वाले या फ्लैट पैर, नौकनी, सिक्वेंट आंखें, कलर ब्लाइंडनेस, अन्य शारीरिक दुर्बलताएं जब होगी तो उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो ये बात ध्यान जरूर लें कि हमारा जो है मेडिकल फिटनेस B1 लेवल का होना चाहिए। इसके बाद जो अर्हताएं हैं तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा जो है 20 से 25 साल सामान्यतः लिया जाता है, लेकिन 3 साल का रिलैक्सेशन जो है शासन द्वारा कोरोना महामारी के कारण दिया गया है। कैटेगरी वाइज भी दे दिया गया है कि SC ST के जैसे तो 5 साल, OBC के हैं 3 साल, भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो, अगर जनरल का भूतपूर्व सैनिक है तो वो 3 साल, या इस प्रकार से है। अगर भूतपूर्व सैनिक के अलावा भी अगर कोई केंद्र का कर्मचारी है तो उसको 5 साल, 8 साल, 10 साल है। विधवा है, कोई तलाकशुदा है या पति से न्यायिक रूप से अभी दूर रह रहा है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष की छूट दी गई है। तो एक तरीके से कहा जाए कि अगर आयु वर्ग जो है तो 20 से 28 साल ली जा जनरल के लिए है, तो 1996 2 जुलाई 1996 से बाद पहले का नहीं होना चाहिए अगर वो जनरल और EWS का है। अन्य पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर के लिए 2/7/1993 से पुराना नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2/7/1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। इससे बाद का भी नहीं होना चाहिए। 1/7/2004 के बाद का व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता। शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं तो अब इसमें बोला है अनलग्न ए में देखें तो अनलग्न ए में वास्तव में जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है कि किसी भी आप यूनिवर्सिटी से भारत में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन होती इसको भर सकते हैं। फीस जो लगेगी 500 जनरल के लिए लगेगी और SC ST भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, अल्पसंख्यक EWS के लिए 250 लगेगी। इसके अलावा जो प्रक्रिया है, सीधे आते हैं प्रक्रिया में।
कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी। भर्ती प्रक्रिया जो है तो वही लोग इसके लिए आवेदन के लिए माने जाएंगे जो केवल ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं वो होगा। एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर भी जो है तो रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी चीज जो है भर्ती प्रक्रिया में 3 स्टेज रहेंगे। पहला है कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट में पास होंगे उसके 10 गुना व्यक्ति, मतलब जो जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना व्यक्तियों को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा की, पीईटी के लिए। और वहीं पे पीएमटी भी हो जाएगा, शारीरिक मापन परीक्षा। हाइट हो जाएगी आपकी, हाइट एक निश्चित हाइट से कम नहीं होनी चाहिए। सीना भी आपको हम दिखाएंगे किस कैटेगरी लिए कितना जो है तो हाइट और सीना मांगा है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, है ना। परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी जो है आरआरबी की वेबसाइट में है ना। और जो है चरण, किसी भी चरण में स्थगन या स्थान तिथि की शिफ्टिंग में कोई भी अनुरोध जो है तो मान्य नहीं होगा। सीबीटी आधारित परीक्षा सबसे जरूरी जो है, सबसे पहला तो यही है। कुल 90 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा। 120 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आपको वो प्रश्न गलत होता है तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। अगर कोई आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, है ना। जब आप पास हो जाएंगे 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है इसमें 3 विषय रहेंगे, अंक गणित रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेगी, सामान्य जागरूकता रहेगा 50 अंक का, 35 अंक का अंक गणित और 35 का रीजनिंग। तो काफी अच्छा रीजनिंग और मैथ आपका वेटेज रखता है, तो मैथ के बच्चे सजग तैयार हो जाएं। समान जागरूकता में आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, संविधान, खेल, समान विज्ञान या आसपास की जो करंट अफेयर्स हैं इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका पीईटी एवं पीएमटी होगा। पीईटी में जो है तो एक तो दौड़ होगी, पुरुष होंगे अगर तो 1600 मीटर की दौड़ होगी, अगर महिला है तो 800 मीटर की होगी। पुरुष है तो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 4 मिनट में पूरी करनी होगी। लंबी कूद पुरुष के लिए 12 मीटर, महिला के लिए 9 मीटर। ऊंची कूद 3 फीट 9 इंच रहेगी पुरुष के लिए और 3 फीट महिलाओं के लिए रहेगी। पीएमटी के लिए हाइट आपकी 165 जो है पुरुष के लिए जनरल का होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 60, और अगर घड़वाली गोरखा मराठा है तो 163 हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 157, एससी एसटी के लिए 152 और गढ़वाली गोरखाओं के लिए 155। छाती फुलाना अब इस टाइप, मतलब सामान्य छाती आपकी 80 होनी चाहिए, फुलाने के बाद 85 हो जानी चाहिए जनरल वाल की। एससी एसटी के लिए 76.2 समान होनी चाहिए, 81.2 फुलाने पर होनी चाहिए। 80 इनका भी गढ़वालियों और गोरखाओं के लिए 80-85 का ही होता है। दौड़ के लिए केवल एक मौका दिया जाएगा, जो फेल तो फेल, लेकिन जो शेष स्पर्धा है जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद है तो इनमें 2-2 मौके दिए जाएंगे। अगर एक बार आपने लंबी कूद लगाई और नहीं पास कर पाए तो एक बार और मौका दिया जाएगा, ऐसी ऊंची कूद में रहेगा। इन सबको पास करने के बाद आपका जो है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे जो आवश्यक दस्तावेज हैं, है ना। तो आगे देखेंगे दस्तावेज का फॉर्मेट दिया हुआ है। प्रमाण पत्र का प्रारूप जैसे है तो इसके बाद सत्यापन जो होगा तो आयु के प्रमाण के रूप में मेट्रिकुलेशन पर, मतलब 10वीं का, फिर 12वीं का, फिर इसके बाद आपका जो है तो स्नातक अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं वो, एससी एसटी ओबीसी का जो है जाति प्रमाण पत्र, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो डिस्चार्ज डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। इसके बाद सत्यापित रंगीन फोटो चाहिए, है ना। सेवारत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले आना पड़ेगा, है ना। अधिवास प्रमाण पत्र जहाँ लागू हो, और कमजोर वर्ग के लिए इसका जो है रोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंधित जो है रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका चिकित्सा परीक्षण जो होगा वो अंतिम परिणाम में रखे गए उम्मीदवारों को रेलवे अस्पतालों में, सामान्य में नहीं, रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। उन्हें भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली की निर्धारित चिकित्सा श्रेणी B1 में अर्हता प्राप्त करनी होगी। चश्मा पहनने वाले या फ्लैट पैर, घुटने खटखटाने, भोंगापन, आंखें,
रंग, अंधापन, अन्य शारीरिक दुर्बलता नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगी। मेडिकल परीक्षा में भेजने से रोजगार की गारंटी नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि उम्मीदवार को चयन सूची में शामिल किया गया, अगर इसमें आप फेल हो गए तो फेल माने जाओगे। फिर आपका होगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है आरपीएफ द्वारा, जो रेलवे विभाग द्वारा जो बनाए गए हैं आरपीएफ सेंटर्स, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगा। ये सब आवेदन करने का वो है पूरा वेबसाइट में, ये पूरी वेबसाइट है सभी प्रकार की। और आपको अब दिखा देते हैं सीधे डॉक्यूमेंट, दिखा देते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट किस प्रकार से ये रहेगा। देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप पात्र हैं। ग्रेजुएशन कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं। उप निरीक्षक कार्यकारिणी के लिए अनारक्षित में 157, SC में जो है 57, ST में 28, अन्य पिछड़ा वर्ग में 104, EWS में 38। कुल पुरुषों के लिए जो है 384 वैकेंसियाँ हैं। महिलाओं के लिए कुल 68 हैं। अनारक्षित में 28, अनुसूचित जाति में 10, अनुसूचित जनजाति में 5, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18, 7 EWS में 10%, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है 45 कुल वैकेंसी है। ये फॉर्मेट रहेगा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। ये जाति प्रमाण पत्र का इसी फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, जिसे कहते हैं सेंट्रल लेवल का, और इसी फॉर्मेट में ही लिया जाएगा। यहाँ पे आपके SDM साहब या जिलाधिकारी किसी से भी आप साइन करा सकते हैं। ऐसे OBC का ये रहेगा जो गैर क्रीमी लेयर है ना। और ये NCL वाले जो हैं वो OBC के ये आवेदन से भर सकते हैं, और EWS वाले ये फॉर्मेट से आवेदन कर सकते हैं। और एक ये घोषणा पत्र आपको भरना पड़ेगा। इस प्रकार के आप सभी आवेदन को जो है तैयार कर लेंगे। आपको आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समस्त जानकारियां जो है दी गई होंगी।